Hi friends, welcome to the SB Geography channel, and today we are taking up plate tectonics under the series Physical Geography. आपको पता ही है हम फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी इन 3 सीरीज में वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में चर्चा करने के पहले थोड़ा हम जो वर्तमान में हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका वर्तमान स्वरूप क्या है, उनका वितरण कैसा है पृथ्वी तल पर, इन बातों की चर्चा करेंगे। हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले जब अन्य ग्रहों के साथ एक ग्रह के रूप में अस्तित्व में आई, तो जाहिर है कि उस समय महाद्वीप या महासागर जो आज के हैं मौजूद नहीं थे। फिर करोड़ों वर्ष का समय लगा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, उसमें तमाम परिवर्तन हुए, तमाम हलचलें हुई, तब जाकर कहीं जो आज हम महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप देख रहे हैं वो बना है। तो इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि पहले इन महाद्वीपों की उत्पत्ति, उनके स्वरूप और उनकी संरचना के बारे में कुछ बातें हम करें। जाहिर है वैज्ञानिकों की जिज्ञासा रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने होंगे। ये महाद्वीप और महासागर जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फॉर्म्स। इसके बाद पर्वत, पठार, मैदान जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स कहलाते हैं। तो इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में हमारी जिज्ञासा होती है। महाद्वीप और महासागरों के निर्माण से संबंधित जो तमाम जिज्ञासाएं थीं, तमाम अनुभव वैज्ञानिकों ने अपने किए, उनमें सबसे सार्थक कह लीजिए या सबसे महत्वपूर्ण अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन वैज्ञानिक थे, उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो कि उन्होंने 1912 में 1912 में प्रोपाउंड की थी, प्रतिपादित की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने ये माना कि हमारी पृथ्वी पर आज के जैसे महासागर नहीं थे, बल्कि एक बड़ा सा महाद्वीप जिसको उन्होंने पैंजिया कहा। पैंजिया मीनिंग ऑल अर्थ, माने पूरी पृथ्वी का एक महाद्वीप था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। फिर एक महासागर था, जल का भाग था, जिसको उन्होंने पैंथालसा कहा, द मेगा ओशन। और पैंथालसा का मीनिंग क्या है लिटरल? ऑल वाटर। पैंजिया ऑल अर्थ और पैंथालसा ऑल वाटर। फिर वेगनर ने कहा कि भूगर्भिक हलचलों के कारण तमाम जो पृथ्वी के गर्भ में परिवर्तन हुए, कुछ ऊर्जा या बल निःसृत हुए, उनके कारण ये जो पैंजिया था वो टूट गया, ब्रेक हुआ, इसका विभंजन हुआ, और टूटने के बाद जो वर्तमान महाद्वीप हैं वह एक दूसरे से अलग हो गए और बीच में महासागर रहे। इस तरीके से महाद्वीपों का और महासागरों का जन्म हुआ। पैंजिया का विभंजन, ब्रेकिंग, और फिर उसका विस्थापन, ड्रिफ्टिंग। वेगनर ने अपने सिद्धांत के लिए, अपने इस विभंजन के लिए तो भूगर्भिक हलचलों को कारण बताया, और फिर विस्थापन की ऊर्जा के लिए, विस्थापन के बल के लिए उन पर प्रश्न उठने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जो पोल फ्लीइंग फोर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल, और जो ध्रुवों से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। भाई पृथ्वी घूमती है, ध्रुवों पर तेज घूम रही है, पोल्स पर, तो वहां से जो बाह्य बल होता है, बाहर की ओर फेंका जाने वाला बल होता है, उसके कारण
और ज्वारीय बल के कारण ये महाद्वीप एक दूसरे से टूट करके विस्थापित हो गए, ड्रिफ्ट कर गए। लेकिन ये किसी को एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये प्रश्न बना रहा, क्योंकि ये बल दोनों ही दे आर नॉट efficient enough to drift such big continents to such distance, far too inadequate कह सकते हैं। ये बहुत पर्याप्त नहीं था बल। हाँ, वेगनर ने अपनी थियरी के समर्थन में बहुत सारे प्रमाण दिए, साक्ष्य दिए, जो आज भी मान्य हैं, आज भी प्रामाणिक लगते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो आज के वर्तमान महाद्वीप हैं, अगर उनको हम फिर से रीअलाइन करना चाहें, एक साथ जोड़ना चाहें, तो वो एकदम फिट बैठते हैं, जिसको उन्होंने जिग सॉ फिट कहा। मैं प्रयास करता हूं, आप देख पा रहे होंगे, ये स्केच मैंने बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया और ये अफ्रीका। इन पार्ट्स को आप ध्यान से देखें तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, एकदम जिग सा फिट। इधर का जितना निकला हुआ हिस्सा है वो यहाँ आ सकता है अंदर, और ये हिस्से इधर आ सकते हैं। मैंने ऐसा संभव है, ये एक उन्होंने प्रमाण दिया। फिर इसके बाद देखिए, उन्होंने कहा कि इन तटवर्ती भागों में, जैसे अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का ये तटवर्ती भाग है, और इधर यूरेशिया के पार्ट्स हैं, यहाँ पर इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका का ये पार्ट है, और अफ्रीका का ये पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ उन्होंने कहा कि वनस्पतियाँ एक जैसी पाई जाती हैं, खनिज पदार्थ एक जैसे मिलते हैं, फॉसिल्स एक जैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा टिलाइट, जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, जो हिमानीकरण के युग में हुए होंगे, वो सब भी यहाँ भी वही पाए जाते हैं, यहाँ भी वही पाए जाते हैं। ये काफ़ी समानता मिलती है। कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया, जैसे अफ्रीका, मेडागास्कर और इधर आगे और इंडिया, ये एक लेमुरिया लैंड के रूप में जाने जाते थे, एक में मिले हुए थे। हम सभी जानते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलकर के गोंडवाना कहलाते थे, जो पैंजिया का दक्षिणी भाग था। और इसके बाद जो उत्तर में भाग था पैंजिया का, जिसको लारेशिया कहा गया, अंगारा लैंड, उसमें कनाडा के भाग और इधर साइबेरिया के भाग। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, जिसको एक लिमोरिया, पूरा का पूरा लिमोरिया एक स्थलखंड कहा गया, जो अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया तक फैला हुआ था, तो आज भी यहाँ पर लेमर्स, जो फॉसिल्स हैं उन जीवों के, वो पाए जाते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये सब एक साथ मिले हुए थे। इसी तरीके से मेजोसॉरस करके एक जीव के अवशेष भी, रेप्टाइल्स थे मेजोसॉरस, जिनको कहा गया, जो ब्राजील में भी, अमेरिका में पाए जाते हैं और दक्षिणी अफ्रीका के तट पर भी पाए जाते हैं। फिर जैसे उन्होंने प्लेसर डिपॉजिट्स की बात की, गोल्ड कोस्ट घाना अफ्रीका में, जहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, लेकिन यहाँ सोर्स रॉक्स कहीं नहीं पाई जाती। सोर्स रीजन नहीं है गोल्ड का। सोर्स रीजन कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ब्राजील में। तो ये सिद्ध करता है कि ये सब महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे, जिनको वेगनर ने कहा कि ये क्रमशः भूगर्भिक हलचलों के कारण टूटे, उनका विभंजन हुआ, ब्रेकिंग हुई, और फिर वो ड्रिफ्ट करके अलग चले गए। बहुत सिंपल टर्म्स में उन्होंने अपनी परिकल्पना रखी। उन्होंने कहा कि पैंजिया दो हिस्सों में बटा। पहले एक, जैसे मैंने कहा अभी, लारेशिया, जो कनाडा और साइबेरिया के भाग उत्तर के, अंगारा लैंड भी उसको कहा जाता है, और दूसरा साउथ का गोंडवाना लैंड, जिसमें ये अभी आपने देखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दक्षिण के जो स्थल भाग हैं वो शामिल थे। आप देखेंगे कि वेगनर की थियरी में और सारी चीजें प्रामाणिक दिखी, अभी तक मान्य लगती हैं, लेकिन बल को लेकर के प्रश्न था। कौन सा वो बल था
जिसने महाद्वीपों को इतनी दूर तक विस्थापित किया। तो जो पोस्ट ड्रिफ्ट थियरीज आई, उन थियरीज में, उन हाइपोथेसिस में, उन परिकल्पनाओं में इस प्रश्न का उत्तर बहुत हद तक मिल चुका है। एक एक करके बात करें, जैसे 1930 में आर्थर होम्स ने अपना कन्वेक्शन करंट थियरी रखा, संवहन तरंग सिद्धांत। उनका कहना था कि पृथ्वी के गर्भ में तापमान है, हीट है, ऊष्मा है। क्यों है? आप हम सब लोग आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, मैग्नेटिक एरियाज हैं, पिघले हुए ऐसे पदार्थ हैं। किस कारण से? तापमान है अधिक, रेडियो एक्टिविटी है। तो ये जो तापमान है, इस तापमान के कारण, इस गर्मी के कारण, हीट के कारण, हीट कन्वेक्टिव करेंट्स के रूप में चलती है। नीचे गर्म होता है कोई क्षेत्र, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर उठता है। तो ये कन्वेक्शनल करेंट्स जहां पर सबमर्ज करती हैं, वहां के पार्ट सबसाइड कर जाते हैं, सबडक्शन हो जाता है। जहां ये ऊपर की ओर आती है, वहां के अपमर्ज कर जाते हैं पार्ट। तो धरातल पर अनडुलेटिंग सरफेस बना। ऊंचे उठे हुए भाग महाद्वीप कहलाए, नीचे धसे हुए भाग जिनमें जल भर गया तो महासागर कहलाए। और फिर पर्वत पठार भी इसी तरीके से बने, कुछ भाग ऊपर उठे, कुछ नीचे धसे हुए भाग रह गए। तो आर्थर होम की थियरी भी जो 1930 में, अभी हमने देखा 1912 के आसपास, 1912 में वेगनर की थियरी थी, और पोस्ट ड्रिफ्ट थियरीज में आर्थर होम्स ने उस बल के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। माने पर्याप्त मात्रा में बल था जो कन्वेक्शनल करंट के कारण था, जिस वजह से विस्थापन हो सकता है। इसके बाद आप देखें हैरी हेस 1961। हैरी हेस ने क्या, अब देखिए जिज्ञासा और लोगों की बढ़ी, ओशन फ्लोर की मैपिंग होने लगी, महासागरों की तल का को समझा जाने लगा, सर्वेइंग हुई, मैपिंग हुई उसकी। और हैरी हेस ने 1961 में अपना सिद्धांत रखा, जो कि अभी तक कोई नहीं समझता था, नहीं मानता था। उन्होंने कहा कि जो महासागर की तली है वह भी उबड़ खाबड़ है, अनडुलेटिंग है, जैसे स्थल के भाग, जैसे महाद्वीपों के भागों पर पर्वत पठार मैदान है, ऊंचे नीचे भाग हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, ऐसे ही या उससे भी ज्यादा महासागरी की तली पर भी है। और महासागरी की तली का विस्तार हो रहा है। जो अधोतल है महासागर का वो स्थिर नहीं है। विस्तार होने का मतलब क्या है? वो स्टैटिक नहीं है। जैसे स्थल के भाग, महाद्वीपों के भाग स्थिर नहीं है, वहां परिवर्तन होते हैं, स्थल स्वरूप बनते बिगड़ते हैं। ऐसे ही जो महासागर की तली है वहां पर भी स्थल स्वरूप बनते हैं, बिगड़ते हैं। पर्टिकुलरली उन्होंने क्या कहा कि जो वेगनर की थ्योरी में भी था, ये आप देखें, हो सकता है देख पा रहे हो, ये बीच में लिखा हुआ है मिड ओशनिक रिज, ये अटलांटिक रिज है। माना गया था कि जब ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, टूटे और अलग हुए, तो बीच में उसी का पार्ट, उसी पैंजिया का ये पार्ट, ये एक रिज के रूप में है। और केवल यहां अटलांटिक पे नहीं, हर जगह महाद्वीपों के बीच में ऐसे मिड ओशन रिजेस पाए जाते हैं। हैरी हेस का सिद्धांत कहता है कि इन मिड रिजेस पर, जो मिड ओशन रिजेस हैं, इन पर वल्केनिक इरप्शंस होते हैं पूरी रिज के सहारे, यहाँ की पूरी क्रस्ट में। वो वल्केनिक इरप्शंस से जो मैग्मा, जो पदार्थ निकलते हैं, वो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर डीप्स हैं, ट्रेंचेस हैं। अभी हमने कहा ना कि महासागर की तली भी उतनी ही उबड़ खाबड़ है। तो जहां आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बहुत ऊंचे पहाड़ियों जैसे भाग हैं, कटक हैं, रिज हैं, ऐसे ही कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर ट्रेंचेस हैं, डीप्स हैं, गहरे भाग हैं। तो हैरी हेस का कहना था कि इन रिजेस के ऊपर जो वल्केनिक इरप्शंस होते हैं, निरंतर होते रहते हैं, जैसे स्थल पर होते हैं, वो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है और वो कहां कंज्यूम कर लिया जाता है? वो सरक करके जाता है डीप ओशनिक ट्रेंचेस में। माने इस तरीके से गतिमान है महासागर की तली भी। यह भी विस्थापन के बल को एक तरीके से
और अधिक बल देता था, प्रमाणित करता था। फिर आप देखें, जिसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके लिए शुरुआत में हमने कहा था प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी आई, जिसको हम यूनिफाइड थियरी कहते हैं, एंड इट वाज इन 1967 जब मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन तीनों ने अलग अलग अपने विश्लेषण किए, अलग अलग अपने कैलकुलेशंस किए, अजम्पशंस किए, लेकिन साथ में तीनों ने मिलकर के एक यूनिफाइड थियरी, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, वो सामने आई। और शुरुआत में ही मैं कहूंगा, इस प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी ने वेगनर की थियरी में जो बल की समस्या थी, बल का जो प्रश्न था, उसका संपूर्ण उत्तर दे दिया। आज तक ये मान्य है। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी क्या कहती है? जैसे वेगनर का मानना था महाद्वीपों की तली अलग, महासागरों की तली अलग, और पूरी पृथ्वी एक चंक है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, पूरी पृथ्वी एक न होकर के कई टुकड़ों में, अलग अलग चंक्स में बटी हुई है, अलग अलग स्लैब्स में बटी हुई है, अलग अलग फ्लैंक्स हैं। माने पृथ्वी भूपर्वटी के नीचे जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी तल का भाग है, क्रस्ट के नीचे, वह एक का एक पूरी चट्टान नहीं है, बल्कि चट्टानों के टुकड़े हैं, वो बटी हुई है। और ये बिग बैंग की बात से भी प्रमाणित होता है। बिग बैंग के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो बहुत सारी केंद्र से गैसें स्केप कर रही थी, डिगैसिंग हो रही थी। वो गैस इतनी तेजी से बाहर निकली कि पृथ्वी कई कई चंक में बट गई, अलग अलग टुकड़ों में बट गई। उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं स्लैब्स को, उन्हीं चंक्स को हम, या मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने टेक्टोनिक प्लेट कहा, विवर्तनिक प्लेट कहा। अब ये चूंकि लिथोस्फीयर का टूटे टूटे टुकड़े हैं, लिथोस्फीयर के कई भाग हैं, अलग अलग चंक हैं या स्लैब्स हैं, इसलिए उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग टुकड़े हैं तो इनको हम अर्थ प्लेट भी कहते हैं, और टेक्निकली इनको टेक्टोनिक प्लेट, विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। तो विवर्तनिक प्लेट्स क्या हैं? दे आर मैसिव चंक ऑफ रॉक्स, स्लैब ऑफ रॉक्स, जो इरेगुलर हैं, जो बहुत सॉलिड हैं, स्ट्रांग हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो प्लेट्स हैं, ये केवल महासागर की तली के नीचे नहीं, केवल महाद्वीपों की तली के नीचे नहीं, समान रूप से महासागर और महाद्वीप के नीचे जो लिथोस्फीयर है, वो सब इन्हीं प्लेट्स का बना हुआ है। और ये प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रही है, तैर रही है। अब इन प्लेट्स के ऊपर महासागर है, महासागर का क्रस्ट है, महाद्वीपों का क्रस्ट है। तो जब प्लेट्स तैर रही है हॉरिजॉन्टली, जाहिर है उनके ऊपर स्थित महाद्वीप भी ड्रिफ्ट कर सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, इस टेक्टोनिक प्लेट थियरी ने, या प्लेट टेक्टोनिक्स की यूनिफाइड थियरी ने, वेगनर के विस्थापन में बल कहां से आया, इस प्रश्न का उत्तर सम्यक रूप से दिया। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी, मैंने कहा कि इन चंक्स में या प्लेट्स में बटी हुई है। तो दो तरीके की प्लेट्स हैं, एक जिनको हम कहते हैं मेजर प्लेट्स, मुख्य प्लेटें, बृहद प्लेटें, और दूसरी माइनर प्लेट, छोटी प्लेटें कह लीजिए। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है, एक एक करके देखें। सबसे पहले अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशन। आप यहां ध्यान दें, ये प्लेट्स मैंने कहा महासागर की तली और महाद्वीप में समान रूप से फैली हुई हैं। तो कुछ प्लेटें हो सकती हैं जिनका ज्यादातर हिस्सा महासागरों की तली में है, तो हम उसको महासागरीय प्लेट कह सकते हैं। कुछ प्लेट ऐसी हैं जिनका ज्यादातर हिस्सा महाद्वीप है, स्थल है, तो उनको हम महाद्वीपीय प्लेट कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट कह सकते हैं, या दोनों मिला करके, कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी है, ओशन का भी है, तो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कह सकते हैं। यहां देखिए एक ऐसी ही प्लेट है, अंटार्कटिका महाद्वीप और उसके आसपास का जो ओशन है वो एक मेजर प्लेट, दूसरा नॉर्थ अमेरिका प्लेट और उसके आसपास का अटलांटिक ओशन, साउथ अमेरिका और ओशन के पार्ट, पैसिफिक, प्रशांत महासागरीय प्लेट,
पांचवा इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, छठा अफ्रीका एंड ईस्ट अटलांटिक। अभी आप देखें ना यहाँ, जैसे अमेरिका एंड वेस्ट अटलांटिक, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अटलांटिक, ऐसे ही अफ्रीका एंड ईस्ट अटलांटिक। और सातवीं प्लेट है यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। यूरेशिया यूरोप और एशिया के भाग, ये सब जो अंगारा लैंड या लैरेशिया के सबसे बड़े हिस्से हैं, वो सातवीं प्लेट। माइनर प्लेट्स की बात करें तो कोकोस नंबर 1 बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, मध्य अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। फिर नाज़का दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। तीसरा अरेबियन प्लेट, पूरा का पूरा सऊदी अरबियन पेनिनसुला प्रायद्वीप। फिर चौथा फिलीपींस प्लेट, ये एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट दोनों के बीच में, एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में। आप ध्यान देंगे ये जो माइनर प्लेट्स हैं वो मेजर प्लेट्स के एक तरीके से ज्वाइंट्स कह लीजिए या उनको अलग करने वाले स्थान हैं। ये परपेंडिकुलर रीजन्स के हैं जो दो बृहद प्लेटों को अलग करते हैं। फिर कैरोलिन प्लेट फिलीपींस प्लेट और इंडो इंडियन प्लेट के बीच में। और छठा है आखिरी फुजी प्लेट जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी कोस्ट में। आप कहीं से भी इस मैप को देख सकते हैं, बुक से भी अपने। इसके बाद हम बात करें, ये जो प्लेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज 3 प्रकार की हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज, अभी हमने कहा कि ये फ्लोट कर रही है, तो जाहिर है कि कभी ये पास में आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी टकरा सकती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं। तो इस करके इन प्लेट बाउंड्रीज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1 कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पर प्लेट्स एक दूसरे की ओर को आती हैं, कन्वर्ज करती हैं, कमिंग टुगेदर। ऐसा जहां पर होता है, जहां कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, दैट इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहां पर क्रस्ट टूटती है, डिस्ट्रॉय होती है। इस तरीके से प्लेट्स आती हैं तो बीच का एरिया सबडक्शन करता है, ऐसे जैसे हमने आर्थर ओम्स की बात की थी कन्वेक्शन करंट की। अब जब ये प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती हैं तो बीच का भाग है जो प्रेशराइज होता है, उस पर बल पड़ता है और वो टूटता फूटता है, माने डिस्ट्रक्शन होता है। इसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं। वहां के जो क्रस्ट के पार्ट है वो नीचे की ओर को सबसाइड कर सकते हैं, सबमर्ज कर सकते हैं, टूट सकते हैं, वहां पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, माने डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा इसके अपोजिट है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, डाइवर्ज करती हैं। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है? स्प्रेडिंग साइड्स, ऐसे फैल रही होती हैं। यहां पर रीजनरेट होती है, यहां पर क्रस्ट का जनरेशन होता है। ठीक अपोजिट कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पर सबडक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। यहां पर उसके अपोजिट क्या है? स्प्रेडिंग साइड्स हैं ये, जहां पर इस तरीके से एक दूसरे से दूर जाती हैं प्लेट्स और यहां पर क्रस्ट का जनरेशन होता है, क्रस्ट बनती है, निर्मित होती है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यहां नाइदर जनरेशन टेक्स प्लेस एंड नॉर डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि ये भाग प्राय संतुलित है, यहां पर क्रस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्लेट्स अंदर भूगर्भ में एक दूसरे से टकरा भी सकती हैं, एक दूसरे के नीचे भी जा सकती हैं, लेकिन ये केवल परिवर्तन करती हैं, कोई डिस्ट्रक्शन या कोई रीजनरेशन नहीं होता है। ये कहलाती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अभी थोड़ी चर्चा करें, ये जो प्लेट्स हैं इनको मूवमेंट कहां से मिलता है? इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। इतनी अधिक एनर्जी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं और ये फ्लोट कर रही हैं, उसके कारण भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैग्मा का फ्लो बराबर होता रहता है, जैसे हमने भी ये पढ़ा था, हेरी हेस ने जो कहा, माने हर तरीके से महासागरों का तल उतना ही गतिमान है, उतना ही गतिशील है, डायनेमिक है जितना कि महाद्वीपों की तली। तो इस गति गति का अंतर, ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी गति कहीं अधिक है और कहीं कम है। ये डिफरेंसेस क्यों हैं?
ये डिफरेंसेस मेनली वैज्ञानिकों ने जो मिड ओशन रिजेस हैं वहां पर आप वैज्ञानिकों ने देखा कि उन रिजेस के अलोंग मैग्नेटिक एंड एंटी मैग्नेटिक दोनों तरीके की स्थितियां हैं, नॉर्मल भी और रिवर्स भी। नॉर्मल मैग्नेटिक जोन भी है ठीक पैरेलल, ये जो इस तरीके की तमाम मिड ओशन रिजेस हैं, और रिवर्स भी उसका मैग्नेटिक भी एंटी मैग्नेटिक भी। तो उन्हीं के डिफरेंसेस को एक विधा कहलाती है पैलियोमैग्नेटिज्म। ये डिसिप्लिन कह लीजिए, एक मेथड है पैलियोमैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक और एंटी मैग्नेटिक दोनों स्थितियों में डिफरेंसेस होते हैं, उनका अध्ययन करके, उनका कैलकुलेशन करके वैज्ञानिकों ने पता किया कि जो रेट है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स इज डिफरेंट। और ये आप जानना चाहेंगे सबसे कम जो रेट है वो 2.15 सेंटीमीटर्स पर ईयर, और सबसे अधिक फास्टेस्ट है 15 सेंटीमीटर्स पर ईयर। अब ये जो सबसे कम है वो आर्कटिक रिज पे पाई जाती है। जैसे ये तो अटलांटिक रिज हमने बताया, इसी तरीके से आर्कटिक रिज भी है। जहां कहीं भी दो प्लेट्स हैं उनके बीच में मिड ओशन रिजेस हैं। तो आर्कटिक प्लेट में सबसे कम गति है 2.15 सेंटीमीटर्स पर ईयर, और पैसिफिक राइज, जो पैसिफिक ओशन में रिज है, मिड ओशन रिज है जिसको पैसिफिक राइज कहते हैं, वहां पर 15 सेंटीमीटर्स पर एनम। अब इस गति से ये प्लेट्स मूव करती हैं तो तमाम घटनाएं होती हैं। आप पढ़ते हैं इन प्लेट के मूवमेंट के कारण भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जो बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं। इनके कारण सुनामी आता है जो बहुत नुकसान करती है। रिसेंटली जो सुनामी आया था जिसके कारण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भी बहुत सारा सबमर्ज हो गया। और वहां क्या कहा जाता था, कहा गया कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो बहुत बड़ी प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट, वो निरंतर उत्तर की ओर को सरक रही है। आप को ताज्जुब होगा 140 मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, 140 मिलियन ईयर्स पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत का दक्षिणी पठार है और पूरा भारत का जो उपमहाद्वीप है, ये 50 डिग्री साउथ में स्थित था, 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और मंथर गति से ही धीरे धीरे ये उत्तर की ओर बढ़ता रहा, लारेशिया की ओर या अंगारा लैंड की ओर। और आज माने 140 मिलियन ईयर्स, जो ही करोड़ों वर्षों की बात जब हम करते हैं, तो ये बहुत दक्षिण में था, 50 डिग्री साउथ में। और आज कहाँ है? आज आप जानते हैं भारत की स्थिति कहाँ है? 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और पहले कहाँ था? बहुत माने दक्षिण में, 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर। इस गति से ये जो दक्षिण का पठार है उत्तर की ओर को बढ़ रहा है। यह भी आपको पता है, ये जो दक्षिण का पठार माने कौन सी प्लेट? इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये उत्तर की ओर बढ़ रही है, माने ये गोंडवाना का भाग है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। किधर? जो अंगारा लैंड का भाग था। और बीच में आपने पढ़ा है टेथीस था, और टेथीस में जो सेडिमेंट जमा हुए थे उसको इस इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट ने धक्का दिया और वो सैंडविच्ड हो गया, जिसमें आज आप देखते हैं हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बारे में आपने समझा होगा, और प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी ने किस तरह वेगनर की थियरी में जो विस्थापन बल का प्रश्न था उसका सम्यक उत्तर दिया है। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड, एंड एज यूजुअल मैं फिर आपसे बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि आप इन वीडियोस को देखिए और अपने विचार, अपनी समालोचना हमें ज़रूर उससे अवगत कराएं ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।